हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सीसेट का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो जो टॉपिक्स आए हैं, अगर आपको मतलब सीसेट का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं तो उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कौन सा क्लास पहले करना है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह तिगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम तो बचपन में ही पढ़े हैं। ठीक है, एस इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। लेकिन इसमें कोई धन पूछा है। ठीक है, धन मतलब मिश्र धन, कोई धन। उतना क्लियर वर्ड्स में नहीं पूछा, बट हमको ध्यान देना है। तो हो जाएगा कोई राशि है ना, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 10 वर्ष में दुगना हो जाता है। मतलब 10 वर्ष में दुगना मतलब मान लो कि कोई राशि पी है तो वो 2p हो जाएगा। ठीक है, p प्लस, क्योंकि मिश्र धन है तो मिश्र धन हम पढ़े हैं ना, a इज इक्वल टू क्या होता है, तो जाएगा p इंटू ए इजकल टू पी प्लस एस आई। ओके, ठीक है, तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और यहाँ पर दिया है 10 वर्ष में दुगना, टाइम दे दिया तो हम लोग उसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिएगा ना 2p और यहाँ माइनस एक और p आ जाएगा, ये वाला p और p इंटू आर इंटू 100, सॉरी 10 अपॉन 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा और p आ जाएगा, तो p इज इक्वल टू पी आर अपॉन 10। p से p कैंसल आउट, तो r हमारा क्या आ गया 10%। अब इसी इंटरेस्ट रेट से पूछ रहा है कि कौन सी राशि कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगी। तिगुना मतलब 3 गुना, है ना, वही राशि। तो p प्लस p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, अब देखिए p माइनस चला जाएगा तो 2p हो जाएगा। ओके, अब p इंटू आर, आर हमारा 10 है तो हम लिख लेते हैं 10। टाइम नहीं, मतलब टाइम नहीं दिया, टाइम पूछा है। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 10, p से p कैंसल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इतने का वर्गमूल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 8 माइनस 4√3 का वर्गमूल। ये थोड़ा सा मतलब आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मतलब मैंने तो सीसेट में पहली बार देखा, भी एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो इसको देखिए आप ध्यान से। इसमें लिखा 8 माइनस 4√3। अब इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो 8 माइनस 2 इंटू √3। ठीक है, और 8 माइनस 2, अब 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 से √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 माइनस 2 इंटू √2 इंटू √6। अब आप 8 को कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 2 लिख सकते हैं, और हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, √6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 √2 √6। अब इसका वर्गमूल बोला है। ठीक है, तो ये बन गया ना a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ से हम लोग यहाँ आके देखते हैं तो हो जाएगा कि √6 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब ये रूट में है, ठीक है, और ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल के √6 माइनस √2, तो ये वर्गमूल ये आ गया। ठीक है, मतलब आपको मेनली इसको ब्रेक करना सीखना कि कैसे 2-4 क्वेश्चन आप लगाएंगे। हालांकि मैं इसकी क्लास अलग से लूँगी तब आप उसमें और अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि ए बी सी मान लीजिए एक वृत्त है। ठीक है, और ए बी और सी उसके 3 पॉइंट्स हैं, और केंद्र क्या है इसका, ओ है। ओके, तो ए ओ बी है ना, ए ओ बी ये 90 बोला है। ठीक है, और बी ओ सी बोला है 120। ठीक है, 120 बोला है, तो त्रिभुज ए बी सी, अब ए बी सी इसका वैल्यू निकालना, इस वाले का। ठीक है, चलिए हम पहले फर्स्ट वाला ट्रायंगल देखते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल, तो ए है ना, ए ओ बी। अब देखिए ये त्रिज्या है। ठीक है, सॉरी ये सेंटर है, तो ये दोनों तो त्रिज्या होगी, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और जब कोई 2 लाइन आपस में बराबर होती है तो उनके जो सामने एंगल बनते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हम लोग बनेगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये तो 90 दिया। ठीक है, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे।
ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं क्योंकि हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो बी वाले को मान लेते हैं। ठीक है, तो 2OBA ये हो जाएगा 180। ठीक है, तो 2OBA इज इक्वल टू हो जाएगा 180 हो जाके -90 हो जाएगा। तो OBA कितना आ गया हमारा 45 आ गया। चलिए एक एंगल तो आ गया। ठीक है, OBA। अब हम लोग को दिस साइड वाला निकालना, तो ये वाले त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज, इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको कि हम OBA हमारा फाइंड हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए OBA हमारा क्या आ गया था 45। ठीक है, अब हमको ये वाले ट्रायंगल में देखना है। ठीक है, OBC में। ठीक है, ट्रायंगल OBC। अब इसमें देखिएगा ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब OB और जो OC है वो बराबर हो जाएंगे, तो उनके आमने सामने के एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो जो एंगल BOC है ये तो दिया हमारा, अब बचेगा हमारा एंगल OCB प्लस एंगल OBC। ठीक है, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा 120 दिया है। ठीक है, तो ये जाएगा 2। अब हमको ये वाला एंगल निकालना, इसलिए हम बी वाले को लेंगे, तो 2OBC इज इक्वल टू 180, ये भी आ जाएगा। और OBC हमारा आ जाएगा 60, तो हो जाएगा 30 आ गया। अब आप ये पूरे ट्रायंगल को देखिएगा। ठीक है, हमको कौन सा एंगल निकालना है, बी वाला। तो एक एंगल तो ये हो गया, सॉरी ना, ये वाला एंगल निकालना है ना, एंगल बी। ये एंगल आ गया और ये एंगल आ गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा एंगल OBC और यहाँ OBA होगा, सॉरी OBC प्लस OBA, तो हो जाएगा 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन में पूछा है छोटी से छोटी संख्या जिसको 594 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चन का मेन ट्रिक यही है कि आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करें, आपका जल्दी आंसर आएगा। आप इसको चारों को जोड़कर देखें और जोड़ने पे देखिएगा 31 को करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 5 9 4 31, तो इस जगह 5 और 9 3 12 तो 1 6 2 5 किसका होता है, 25 का होता है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बन गया ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन में दिखा, देखिए है ना, स्कूल के 4 स्कूल के अभ्यर्थी का दिया है। ठीक है, ये अभ्यर्थियों की संख्या है और इनका औसत स्कोर है। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, इजी होता है। ठीक है, आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, आप कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। टोटल एवरेज कितना है 66। ठीक है, 66 टोटल एवरेज है सभी स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो इसको प्लस कर लीजिएगा, 60 प्लस 48 प्लस एक्स प्लस 40। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिएगा सारे का। ठीक है, तो 60 इंटू 75 प्लस 48 इंटू 80 प्लस एक्स इंटू 55 प्लस 40 इंटू 50। इसको करने के बाद x बचेगा, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई होकर और आप माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, सॉल्व करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको बता दूंगी, ईजी है ये। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा है कि एक आदमी नाव को धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर 2 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर 2 घंटे में चला सकता है। स्थिर जल में नाव की चाल। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होती है आपको पता होगा। स्थिर जल में नाव की चाल होती है x इज इक्वल टू, नाव की चाल पूछा है ना, x इज इक्वल टू, क्योंकि हम मान लेते हैं x जो है वो नाव की चाल है और y जो है वो धारा की चाल है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2। अब हमको डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम बोला है कि धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे में चलती है, तो इसका स्पीड कितना आ गया 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, उसके बाद पूछा है कि धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, तो हो जाएगा 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, तो हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा 10 प्लस 2 अपॉन 2, तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये जाएगा 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी है लेकिन इसको मैं बताती हूँ आपको। आप ये वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे 10th बोर्ड में या फिर 9th में था शायद है। ठीक है, कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा पद का मान समान होगा। ठीक है,
तो पहले इसमें लगाएंगे फॉर्मूला, फिर इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाला इसके लिए करते हैं, ठीक है। इसमें ए क्या हो जाएगा, फर्स्ट पद हो जाएगा 63, हमको ए एन का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ए तो 63 प्लस एन माइनस 1, एन तो पता नहीं हमको, और इसका डी जो हो जाएगा माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, 65 में से 63 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। अब इसका निकालते हैं, तो इसको मान लेते हैं ए एन, है ना, कैपिटल, और इसका ए जो है 3 हो जाएगा प्लस एन माइनस 1 हमको नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद डी हो जाएगा इसमें 7। अब कौन सा पद का मान समान होगा, ठीक है। तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए एन, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 7। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी, यहाँ सॉरी डी का वैल्यू लिखना था 2। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका एन का वैल्यू आ जाएगा, कौन सा पद, तो इसका आंसर आ जाएगा 13वां पद, ठीक है। इस फॉर्मूला से बनाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी, 13वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेमिनार में अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में प्रतिभागियों की संख्या 45, 75, 135 है। उन्हें समायोजित करने के लिए आवश्यक कमरों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या तथा भाषा समान हो। ये आपको HCF LCM पढ़े होंगे, उसका थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैं आपको उसको बताती हूँ। पहले आप 45, 75 और 135 का LCM निकाल लेंगे, ठीक है। तो 45 का हो जाएगा 9 पन्ना 45, मतलब 3 इंटू 5, ठीक है, 45 का। 75 का हो जाएगा 5, ठीक है। और 135 का हो जाएगा 3, फिर से आएगा, ठीक है। देखिए सब में कॉमन आ रहा है 5 5 5 एंड 3 एंड 3 एंड 3, ठीक है। तो इसमें कॉमन आ रहा है 15, ठीक है। 15 से इन तीनों को डिवाइड करेंगे, 45 को 15 से डिवाइड करिए, ठीक है। 15 3 45, और 75 को 15 से, तो 15 5 75, और 135 को 15 से तो 9, ठीक है। तो इन 3 प्लस 5 प्लस 9 को जोड़ने पे क्या आता है, 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक शंकु जिसकी ऊंचाई इतना है और आधार की त्रिज्या इतनी है को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले की त्रिज्या क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, मान लीजिए किसी त्रिभुज को पिघलाकर कोई और आकृति बना रहे हैं, तो दोनों के आयतन को समान कर देते हैं। तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब एच, ठीक है। अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, है ना, और एच से एच बचा आर, ठीक है। सॉरी यहाँ एच नहीं होगा ना, गोले में नहीं होता, ठीक है। तो एच रहेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर एच और आर क्यूब एच, ठीक है। तो एच का वैल्यू और आर का वैल्यू क्या है, 2.1 एंड 2.1, और एच का है 84, ठीक है। यहाँ पर जो 4 बचा है अपॉन में चला जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। आर क्यूब बचा, अब आप यहाँ देखिएगा 8.4 है, सॉरी ना, तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। और 21, तो मतलब अगर लेंगे हम इसका √3 वाला, तो 21 का 3 पावर है और 10 का भी 3 पावर है, तो निकलेगा क्या बाहर, 21/10, तो डिवाइड करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20.1 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि x - 1 इतने का एक गुणनखंड है तो k का मान। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो x - 1 इज इक्वल टू, आप 0 रखिएगा, x का वैल्यू 1 आ गया, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो मतलब 4, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 3 - 4 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया, -3, तो यही इसका आंसर हो गया -3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है इसमें लिखा है कि 2 4 6, इसको ना डिवाइड करिएगा, ठीक है। तो 1 2 3 आया, देखिए मैंने किया भी है, 2 4 6 अपॉन 2, तो 1 2 3 आया, और इसको प्लस करेंगे तो 6 आ जा रहा है, वैसे ही इसका करना है, ठीक है। 7 5 7 3 एंड 5 को तो डिवाइड करके देखिए इसका क्या आता है, तो जगह 5 1 5 और 2 गया तो 5 को 20 और 5 7 35, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 7 4 11 और 1 12, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है।
तो ये पूछा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, कि एक छात्र अपने घर से 4 किलोमीटर की गति से चलता है तो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके इस घर से स्कूल, देखिए इसमें डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, क्योंकि उसके घर से स्कूल की दूरी तो चेंज नहीं होगी, वो अपनी स्पीड में चेंज कर रहा है। तो हम क्या पढ़ें कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। इसमें स्पीड का रेशियो क्या दिया है, 4 और 5, तो टाइम का रेशियो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, 4। इसमें लिखा है कि टाइम का डिफरेंस है ना, एक जगह 5 मिनट वो देरी से पहुंचता है, मतलब उसको 5 मिनट का और टाइम चाहिए था, ठीक है, और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, सॉरी 5 मिनट ज़्यादा टाइम लिया मतलब, ठीक है, और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 10 मिनट का माइनस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस 10 तो हो जाएगा 15, ठीक है, 15 हो गया इन लोग का डिफरेंस। लेकिन यहाँ डिफरेंस एक है, मतलब 1 का वैल्यू 15 है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, किसी भी आप एक को ले लीजिए क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ किलोमीटर में दिया ना, ध्यान रखिएगा। तो स्पीड हमारा हो गया मान लीजिए 15, ठीक है, तो हम ये 4 वाला ही ले लेते हैं, 4 इंटू 15 तो हो जाएगा स्पीड, है ना। अब इसमें लेके देखिए ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो टाइम देखो, एक यूनिट का वैल्यू 15 था, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है, और स्पीड क्या था हमारा 5, ठीक है, तो 5 इंटू 1 तो 5 किलोमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही गया होगा कि एक परिवार में पति पत्नी, उसके 3 बेटे, 2 बेटियां और 3 बेटों की 3 पत्नियां, परिवार की महिलाओं की संख्या 6 है, क्योंकि पति पत्नी है मतलब एक यहाँ से लेडीज आ गई, 3 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, 2 मतलब 2 यहाँ से आ गई, और 3 बेटे की 3 पत्नियां हैं, ठीक है, तो 3 पत्नियां यहाँ से आ गई, तो टोटल कितना हो गया, 1 + 2 + 3 6 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है, 3 किसानों के पास क्रमशः इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम, इतना किलोग्राम चावल है, और एक बोरे की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल का समान भार के बोरों में भरा जा सके, ठीक है। तो इसका एक ऑप्शन है कि इसका आप HCF निकाल लीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, डिफरेंट पहले 58 588 का एंड 490 का, और उसके बाद 882 का, और जो भी कॉमन आएगा इसमें तो 98 आया था करने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 आता है, तो इसे 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर n है, हम उसको 32 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या आ जा रहा है 29, तो 8 से भाग देने पर जो नंबर में हम वो एक्शन लेते हैं उसको शेषफल में भी लेते हैं, ठीक है। तो अब 8 से भाग दे रहे हैं, पहले n से भाग दे रहे थे तो 29 आ रहा था, ठीक है, अब 8 से भाग दे रहे हैं तो 29 को ही 8 से आप भाग दीजिएगा, ठीक है, 29 को 8 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 या 24, 24 3 है ना, तो 5 बचा दो, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आया होगा तो ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम का भी क्लास करेंगे फर्दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ABCDE का माध्य इतना है, ए बी एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है, और AC का माध्य इतना है, तो B और D का निकालना है, इजी है ये। AB + C + D + E का माध्य कितना है, 28 है, माध्य इतना है, तो सम कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और फिर AC एंड E का माध्य 24 है, और कितने हैं तो 3, बी और डी का बोला, अगर तो आप ही देखिए अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सी कैंसिल आउट, ई कैंसिल आउट, बचा क्या बी एंड डी। पूछा भी यही है, बी और डी का माध्य क्या, घटाने के बाद ये सम आ रहा है, ठीक है, बी + डी है जो उसका सम आ रहा है 28 × 5 - 24 × 3। अब जब इसको सम है इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब माध्य आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 34। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग का था कि यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ विभाजन है, और इनटू का अर्थ प्लस है, तो आप इसको सॉल्व करें। इसका भी सही मतलब सॉल्व करने का राइट तरीका यही है कि आप इसको ऑप्शन से सॉल्व करें। लक वाइज तो इसमें पहला ही ऑप्शन सॉल्व कर में आ गया था, लेकिन कभी कभी शिफ्ट अगर टफ होती है तो B C या D देता है, तो आपको चारों सॉल्व करना होता है। नहीं तो आप एक चीज कर सकते हैं, जहां पर भाग का होगा ना चिन्ह, वहां पर देखिएगा कि भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं, समटाइम्स वो आंसर होता है, लेकिन सॉल्व करके देखिएगा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि संख्या में से सबसे बड़ी कौन है। तो पहले ना इसका हम रूट को इक्वल करते हैं, तो इसमें यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 है, 2 3 एंड 4, इसको पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे 2 3 एंड 4 का, तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है, 12। अब क्या हो जाएगा 2 2
1/2 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 6, ठीक है। फिर 3 1/3 था, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का पावर कितना आ जाएगा 4। फिर 4 1/4 इंटू 12 तो हो जाएगा 4 या 12, मतलब 4 का पावर 3। अब इसमें से सबसे बड़ा कौन है आप ही निकाल के देखिए। 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 तो 32 होता है, तो 6 क्या हो जाएगा 64, 3 का हो जाएगा 81 एंड 4 का हो जाएगा 64। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा √3 वाला, 3√3 सबसे बड़ा ये हो गया, ठीक है। ये तो काफी इजी था, आपसे बन ही गया होगा। वृत्त का क्षेत्रफल तो उसका परिमाप क्या है, ये वाला पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है जिससे आर का वैल्यू आ जाएगा। आर का वैल्यू आ गया तो 2 पाई आर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 इंटू पाई 20/7 और आर का वैल्यू जितना भी आया है उसको पुट करेंगे तो 44 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, ये भी ट्रिपलेट के बेस पे है कि एक रेशियो आता है ना √3 और 1 और 2 का, तो 90 के सामने जो होता है वो √3, तो 90 वाला था ऑप्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन दिया किसी सामान को निश्चित मूल्य पर विक्रय करने पर 10% का लाभ होता है, उसी सामान को दुगने मूल्य पर विक्रय करने पर लाभ क्या होगा। मान लीजिए आप कोई वस्तु लाए, ठीक है, 100 रुपये में खरीद के और उसको बेच रहे हैं 10% के लाभ में, तो 110 हो गया। ये CP है एंड ये SP है। अब इसके दुगने रेट पे बेच रहे हैं आप, है ना, मतलब जो 110 का सामान था उसको आप 220 में बेच रहे हैं, लेकिन हम खरीद के तो 100 रुपये में ही लाए थे, तो कितने का लाभ हो गया हमको 120 का लाभ हुआ, कितने पे 100 पे, और इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा 120%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अब ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है ये वाला, मैंने इस चैनल में अलजेब्रा का क्वेश्चन डाला है, फॉर्मूला कुछ कुछ याद रखना है। देखिए ए का वैल्यू इतना दिया है, बताया है कि जो बी है वो इन्वर्सली है, प्रोपोर्शनल है ए के, ठीक है। तो ए प्लस सॉरी ना, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2√2। तो हम इसको बी फॉर्मूला में पूछा है a² + b², तो a² को हम लोग मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो a² ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हमको a का ही वैल्यू निकालना है, तो 1/, क्या हो जाएगा 3 - 2√2, ठीक है। इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3 + 2√2 हो जाएगा प्लस 3 - 2√2, क्योंकि परिमेयकरण कर रहे हैं, यहाँ करेंगे तो 9 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, जिससे कि 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 + 2√2 + 3 - 2√2, 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट जाएगा और हमारा जो है a + 1/a का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू हम क्या निकालें यहाँ से a + इसका स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + 1/a² का k² - 2, ठीक है। हमारा k का वैल्यू क्या आ गया, जो k होता है यही होता है, ठीक है, a + 1/a, तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 - 2, तो निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 34, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं और जिसके बेस पर आता है, हम इसको मैनुअल भी निकाल सकते हैं a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से, बट अगर आपको टाइम सेव करना है तो इसके फॉर्मूला आप याद कर लें। क्यूब का भी आता है, ठीक है, स्क्वायर आता है, क्यूब का आता है, उसको हम देख लेंगे बाकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आंकड़ा वाला क्वेश्चन दिया था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था बच्चों को। इसमें जो ये जिसमें कि ऐसे लाइन लाइन लगा है ना, वो ऑड वाले थे, ठीक है। 2011 से 2020, मतलब ये ऑड वाले थे 2011, ठीक है, नहीं ऑड वाले नहीं, 2011 से 2015, मतलब 11 12 13 14 15, और ये थे 16 17 18 19 20, इस बेस पे डाटा मिला था। मतलब आपको बस इतना फाइंड करना था कि पहला जो 5 था वो ये वाला बार था और नेक्स्ट जो 5 था वो सेकंड वाला बार था। इसमें देखिएगा ना, इसमें पूछा था 2011 से 2015 में और 2016 से 2020 में कुल खर्च कितना हुआ था, तो हमको इसमें आया था जोड़ने पे 95। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, इसमें पूछा है क्यू पर 2016 से 2020 में खर्च और पी पर 2011 से 2015 में खर्च कितने % अधिक है। इसका 10% आंसर आया था, आप प्लस करके निकाल सकते हैं। पहले 2016 से 2020 में खर्च कितना हुआ था उसको निकाल लेंगे और 2011 से 2015 में खर्च से, मतलब इसको नीचे रखना, बेस किसको मानना है 2011 से 2015 वाले को, जितना ज़्यादा आया था उसको फिर 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10% आ जाएगा। मेन था इसमें डाटा निकालना, बाकी आप आगे सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी वही पूछा है कि सभी मदों पर 2016 से 2020 में हुआ खर्च और 2011 से 2015। इसमें क्या करेंगे, जो ये वाला बार था ना इसको पहले काउंट कर लेंगे कितना आया टोटल, और फिर उसके बाद ब्लैंक वाला बार, उसमें से दोनों को माइनस कर देंगे, तो इसमें 13 कम आ रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये वाला हमने पढ़ा भी है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसमें a1 क्या हो जाएगा 3 और a2 क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं, मतलब 1 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा k माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3k माइनस 3 और 2k माइनस 1, इधर जाने पे आ जाएगा माइनस करेंगे तो k आ जाएगा और इधर -1 तो हो जाएगा 2 आएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। ये क्वेश्चन पूछा है, एक ऊर्ध्वाधर पेड़ का शीर्ष आंधी में जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर क्षैतिज आधार पर 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। पेड़ की ऊंचाई क्या है? देखिए एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ आपको समझाती हूँ। पेड़ जो है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर मुड़कर, ठीक है, 5 मुड़कर क्षैतिज आधार से 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी है? कोई पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, पहले ये खड़ा है, ठीक है, अब ये झुक गया, ठीक है, जिसका जो ऊंचाई था ये 5 मीटर तक है ना, जमीन से 5 मीटर, मतलब ये 5 मीटर था और 12 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। 12 मीटर की दूरी पर क्या है, वो जमीन को छूता है। तो इसकी लंबाई पूछा है। हम ट्रिपलेट पढ़ते हैं कि 5 12 और 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 5 का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से और 12 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा और 144 हो जाएगा, तो आ जाएगा 169। अब इसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा ना, तो यहाँ की पेड़ की ऊंचाई कितनी जाएगी 13, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ए किया है बी की आय से 25% अधिक है, तो बी किया है ए की आय से कितने परसेंट कम है। ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन ईजी है। देखिए ए किया है, मान लीजिए ए किया है बी की आय से, बी की आय से 25% अधिक है। मान लेते हैं बी का जो आय है वो 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो ए की आय तो 125 है और कितना कम है 25 कम है। ठीक है, अब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 25 25 कितना होता है 125 होता है, तो 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20, तो 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन में पूछा है किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में इतने % की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको सेम % जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर पूछता है, ठीक है, अगर सेम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, 25 + 25 + 25 × 25 अलग में भी लगा सकते हैं आप 100, तो 25 कितना जाएगा 50 और इसका आ जाएगा 6.25, तो आ जाएगा 56.25, ये आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। पिछले साल भी एक पूछा था कि आयत की लंबाई में इतने % की वृद्धि कर दी जाए चौड़ाई में। जहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का केस आए ना तो आप सक्सेसिव का ही लगाएंगे। ठीक है, सपोज मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 30% की, तो उसके क्षेत्रफल में कितने का होगा, तो इसको भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हो जाएगा 50 + 6, तो मतलब 56% का। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन 2 बार से आ चुका है। अब एक देखिए ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी मैंने आपको फर्दर पीछे जो मैं वीडियो बनाया था उसमें बताया है कि इसका 3 ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है, सॉल्व करके बताऊंगी, है ना। इसका हो जाता है ना कि अगर मान लीजिए कोई a + b + c 0 है तो आ जाता है कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ये वाला a³ + b³ + c³ - 3abc। ठीक है, और a + b + c 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। ठीक है, इससे कट डाउन होके, क्योंकि इसको अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, abc से abc कट जाएगा तो बचेगा 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए 4 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इजी है। देखिए 4 पैसे 1 रुपए में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है और 4 पैसा कितना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100, तो हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इसमें पूछा है कि श्रेणी के कितने पदों का योग जो है वो 78 होगा, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा SN = n/2 2a + n - 1 इंटू डी। इसको वैल्यू पुट करेंगे ना, इसका देखिए कितने पदों का योग पूछा है, तो 78 हो जाएगा और हमको पद नहीं पता है तो n/2 और 2a मतलब 24 और n - 1 हमको नहीं पता है, d तो हमको पता है, घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये एक बाइनोमियल इक्वेशन बन जाएगा जिसके 2 वैल्यू आएंगे। ठीक है,
तो इसमें से देखिए सब में 2 वैल्यू वाले हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 या फिर 13 आएगा, ठीक है। 2 वैल्यू जाएंगे क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिएगा। अब क्वेश्चन एक पूछा था, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों को भी इक्वली करना है। व्यास 1 सेंटीमीटर है, लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर है, ठीक है। 18 मीटर लंबा और एक और समान मोटाई का तार बनाने में तार की मोटाई क्या होगी, ठीक है। तो तार की मोटाई आयतन एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1/30 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। दोनों का ना क्षेत्रफल या फिर आयतन को सेम करना है। इसमें फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसमें हम लोग को तार की मोटाई ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब एक तरह से व्यास ही ज्ञात करना है। मोटा तार मतलब उसका ये मोटाई, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें देखिए व्यास 1 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दिया रहा है 8 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, और इसमें लंबाई चलिए दे दिया, ठीक है 18 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करके तो 1800 आ जाएगा, और 1/4 और 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। और देखिए 2 है यहाँ, 1800 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/900, ठीक है। तो आर स्क्वायर, अब इसका अंडर रूट लेंगे तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/30 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/30 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन है, ये रेशियो का क्वेश्चन है कि a/b और c/d हो जाएगा। देखिए इसमें a और c को लिया है, तो आप c को नीचे ले आइए, तो हो जाएगा a/c एंड b/d। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए। इसमें योगांतरा अंतरानुपात लगेगा इसमें, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, तो a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ऊपर में c स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा इसके इक्वल कौन है, देखिए गलती से इसको मत लगा दीजिएगा। इसमें c और d पूछा है, ठीक है। तो 2 बार c और d का मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक बार c और d तो ठीक है, लेकिन एक जगह c और d का क्या हो जाएगा a और b हो जाएगा, a एंड b। तो ac अपॉन bd इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 लड़कों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के की आयु की 5 गुनी थी। इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं, इसका मैनुअल भी है बनाने का तरीका, लेकिन ऑप्शन से ज़्यादा ईजी। आप सब में से 5 वर्ष घटाइए, ठीक है। देखिए ये 20 वर्ष हो गया, 5 घटाए तो ये 0 वर्ष होगा, इसका 3 गुना तो नहीं है। इसमें 5 वर्ष घटाइए तो ये हो गया 24 वर्ष, और ये 4 हो गया, तो इस तो 6 गुना हो गया। इसमें से घटाइए 5 वर्ष तो 35 हो गया, और ये 15 हो गया, तो 3 गुना नहीं है। लेकिन हम पहला ऑप्शन में अगर घटाएंगे 5 वर्ष तो 25 हो गया, ये 5 हो गया। 5 का कितना गुना है, 5 गुना है ना, 5 गुना हो गया 5 का 25, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ज़्यादा अगर बड़ा है 2-4 बीच में और पूछा है तो हम इसको फिर मैनुअल सॉल्व करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये वाला तो आपको बन ही गया होगा। इसमें ना क्या करते हैं, एंगल को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पूछा था कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक स्कूल प्रबंधन द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेलों पर किए गए व्यय को निरूपित कर। फुटबॉल का 9000 है, ठीक है। इसमें फुटबॉल का कितना है, फुटबॉल का इसमें 45, मतलब 45 डिग्री का वैल्यू है 9000, ठीक है। तो 1 डिग्री का कितना हो जाएगा 200, ठीक है। बाकी जितने का पूछेगा उसको इसी वैल्यू में करके निकाल। जैसे मान लीजिए हॉकी का पूछ रहा है तो 20,000 आ जाएगा, क्योंकि 200 है। 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 200, तो 20,000 आ गया। ऐसे करके आप जितने का भी पूछेगा आप निकाल सकते हैं। ऐसे करके आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो गया मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सभी खेलों पर पूछा था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट पर हुआ वह जो है ये हो जाएगा 32। यहाँ से सारे मैथ्स के क्वेश्चन खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और हम आप देख सकते हैं कि सीसेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत से बच्चों का सीसेट नहीं बनता है, इजी है तो बन भी जाता है। तो हम इसमें सीसेट की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको पहले कौन सी क्लास चाहिए, है ना। मैं तो सोच रही हूँ कि पहले परसेंटेज से स्टार्ट करूँ। आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं, मैं उसी क्लास से स्टार्ट करूँगी। बाकी हम रीजनिंग की क्लास कल देखेंगे। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए।